गुनीत 19 वर्ष, नव्या गोयल 23 वर्ष, कामाक्षी 20 वर्ष, कुणाल कुकरेजा 23 वर्ष, अतुल अग्रवाल 24 वर्ष, ऋषभ जैन 24 वर्ष। ये वो 6 नौजवान हैं जिनकी देहरादून के सड़क हादसे में मौत हो गई। ये हादसा हुआ 11 और 12 नवंबर की दरमियानी रात। लेकिन इस घटना से जुड़ी कुछ तस्वीरें अब सामने आई हैं जिन्होंने चिंताओं को विस्तार दिया है, एक समाज के तौर पर हमारी चुनौतियों को भी विस्तार दिया है। इन युवाओं ने हादसे के पहले पार्टी की, फिर गाड़ी में बैठ करके रवाना हो गए। खबर आई कि इनकी तेज रफ्तार गाड़ी एक टैंकर से भिड़ गई और इन 6 नौजवानों की मौत हो गई। इनके एक साथी 25 वर्षीय सिद्धेश अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये वो घटनाक्रम है जो फौरी तौर पर सामने आया है। इसके सबसे महीन ब्यौरे क्या हैं और क्या है देश में रोड सेफ्टी को लेकर के नियम कानून, तमाम आंकड़े और तमाम मॉडल्स क्या बताते हैं। आज के ललन टॉप शो में हम विस्तार से इस पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे दिन की सुर्खियां। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। इस साल जब दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार आया तो सहारनपुर के रहने वाले अतुल अग्रवाल के पिता ने नई इनोवा खरीदी। जब घर में नई इनोवा आई तब से अतुल का मन था कि वो उसमें दोस्तों के साथ घूमने जाएं। त्योहार और तमाम व्यस्तताओं के बीच मौका नहीं लग पा रहा था। 11 नवंबर का दिन अतुल को ये मौका मिल गया। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, दोस्त पहुंचे, गाड़ी में सवार हुए और गाड़ी चल निकली देहरादून की ओर। सारे दोस्त देहरादून पहुंचे। खबरें बताती हैं कि दोस्तों ने देहरादून में साथ में पार्टी की। इस पार्टी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद सभी दोस्त गाड़ी में फिर से सवार हुए और ड्राइव पर निकल गए। पुलिस ने अब तक की जांच में निष्कर्ष निकाला। संभावित तौर पर उस समय गाड़ी अतुल अग्रवाल ही चला रहा था। गाड़ी पहुंची देहरादून के किशन नगर चौक। स्पीड कुछ ज़्यादा थी। गाड़ी के सामने एक ट्रक आया। गाड़ी चला रहे अतुल को लगा कि उसका गाड़ी पर नियंत्रण है, कंट्रोल है पूरी तरीके से, लिहाजा वो ट्रक को पास कर लेगा। लेकिन उसने ट्रक की स्पीड का गलत अंदाज़ा लगाया और गाड़ी ट्रक से बहुत तेज़ स्पीड में टकरा गई। गाड़ी में 7 लोग सवार थे। 6 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। 7वें बचे हुए शख्स थे सिद्धेश। उन्होंने घायल हालत में अपने आईफोन से आपातकालीन SOS संदेश भेजे, जिससे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली। इसके बाद कुछ लोग घटनास्थल पहुंचे, कुछ ने मदद की, कुछ ने अपने फ़ोन से वीडियोस बनाए और आज सुबह से ये तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये वीडियोस विभत्स हैं, इसलिए हम इसको आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके कुछ ब्यौरे आपको दे सकते हैं ताकि चेतना का और जागरूकता का संचार हो। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि दुर्घटना के बाद इनोवा के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी लगभग खत्म हो चुकी थी। लोग बाग गाड़ी में सवार लोगों को बाहर निकालने में डर रहे थे। उनका शरीर इतना क्षत विक्षत हो चुका था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें निकालें तो निकालें कैसे। शरीरों की यह हालत देख करके लग रहा था कि कुछ लोग गाड़ी के सनरूफ या खिड़की से भी सिर बाहर निकाले हुए थे। कुछ लोगों का शरीर गाड़ी से 100 से 150 मीटर दूर मिला। कुछ का सिर उनके धड़ से बहुत दूर मिला। इस गाड़ी की स्थिति भी देखी जा सकती है कि किस तरह से ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इसका एक एक टुकड़ा जो है वो टूट गया है। ऐसा लगता नहीं है कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे ये गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। लेकिन कह सकते हैं कि गाड़ी में इतनी तेज स्पीड थी कि गाड़ी जो है पहले ट्रक से टकराती है, उसके बाद सीधे पेड़ में जाके टकराती है। आपको गाड़ी के दृश्य दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखा जा सकता है कि स्टीयरिंग पे जो है एयर बैग ने काम किया था और साइड में भी एयर बैग देखे जा सकते हैं, लेकिन वो एयर बैग काफी नहीं थे कि इतनी स्पीड पर भी जो है इस एक्सीडेंट में लोगों की जान बच सके। कुछ युवा जो हैं वो साइड में जो इस तरफ बैठे हुए थे उनके ऊपर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा और जो कि देखने को भी मिला, जो 2 युवा थे उनके सर धड़ से अलग हो गए थे, वो शायद इस कोने पे बैठे हुए थे। राहत के लिए टीमें पहुंची। 6 लोगों के शव बरामद हुए और सिद्धेश अग्रवाल की सांसें चलती हुई दिखाई दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उनका इलाज जारी है। हालत हालांकि नाजुक बताई जा रही है। इस घटना पर सिद्धेश के पिता ने भी मीडिया से बात करने की हिम्मत जुटाई। 2:15 बजे मेरे पास फोन पहुंचा। मैं साथ के साथ वहां से वापस हो लिया और यहाँ 7 बजे आया। उसके बाद में जब से वो अभी तक आईसीयू में है, अभी तक ना उसने मुंह खोला है, ना कोई किसी तरह का कुछ हुआ है। बस उसकी हम तो शरीर को देख पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे। आखिरी बार सिद्धेश से कब बात हुई थी आपकी? क्या कहा था सिद्धेश ने? सिद्धेश से मेरी बात हुई थी 9:15 बजे, जब उसने दुकान शोरूम को बढ़ाया था। उस समय मेरी उससे बात हुई थी और यही बात थी कि वो सीधा घर जाएगा। हम लोगों ने 6 बच्चों को खोया है। 6 बच्चों के परिवार सब इतने शोक में और इतने शोक हैं
कि हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। एक बच्चा इस समय आईसीयू में भर्ती है जो वेंटिलेटर पर है। मैं सभी मीडिया वालों से मैं ये निवेदन करता हूं कि वो इस बच्चे के प्रति सहानुभूति रखें और 6 परिवारों के प्रति सहानुभूति रखें और गलत खबरें ना फैलाएं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने भी मीडिया से बात की। मैं उधर से आ रहा था सहारनपुर की साइड से। इस केस का सबसे बड़ा कारण जो है, यहाँ जो सेल टैक्स वाले खड़े रहते हैं वो है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने सब्जी वाले को हाथ दिया, बिल्कुल सही नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था नॉर्मल स्पीड से। उस टैंकर की स्पीड जरूर तेज थी, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था। अगर वो सब्जी वाले को ना रोकते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। उन्होंने सब्जी वाला पेठा भरा हुआ था जिसमें। हाँ, उन्होंने सब्जी वाले को डंडा दे के रोका। अच्छा। ऐसे डंडे से उसके आगे उसने ब्रेक मारे, पीछे से मैंने ब्रेक मारे, ठीक है ना। उसके बिल्कुल जस्ट पीछे में था, मेरे जस्ट पीछे ये टैंकर था। अच्छा। और टैंकर की स्पीड ज्यादा थी, वो जाहिर सी बात है बड़ा वाहन है, उसके एकदम से ब्रेक नहीं लगा, वो मेरे में आके घुस गया। बस। और मैं इसलिए बच गया हूँ क्योंकि मेरे बैरियर अगले पहिए में अटक गया। सर यहाँ पर स्पीड से गाड़ी चलती है, बहुत स्पीड से। चौक पे जो कानून नियम करते हैं, मतलब जो पालन करते हैं वो सही चलाते हैं गाड़ी। बाकी जो गाड़ी भगाते हैं वो बिल्कुल ब्रेक नहीं मारते गाड़ी, चौक पे भी लाइट देख के भी नहीं मारते। क्योंकि एक बार तो मैं ही बच गया था ऑटो चलाते चलाते, बल्कि कार वाला किशन नगर चौक की तरफ से कोलागढ़ जा रहा था, मैं बल्लूपुर से गढ़ीगंज जा रहा था, तो मेरी गाड़ी बिल्कुल बाल बाल बची ठुकने से, जबकि लाइट जल रही थी। देखो यहाँ पर ब्रेकर होने चाहिए क्योंकि स्पीड बहुत है इधर की, सीधी रोड है। हाँ देखो, खाली रोड मिलती है तो गाड़ी भगाते लोग। ऐसा नहीं होता कि हम तो देखो ड्राइवर आदमी, हम तो बिल्कुल संभल के चलाते हैं गाड़ी, क्योंकि हमारे को जो नियम बताते हैं हम उस हिसाब से चलते हैं। इस दर्दनाक घटना को 4 दिन बीतने को आए, लेकिन पुलिस अभी तक पूरा मामला डिकोड करने की कोशिश कर रही है। हमने अभी तक आपको जो घटनाक्रम बताया वो पुलिस थ्योरी के आधार पर है, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त इनोवा और ट्रक का एक सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस के हाथ लगा है। ये घटना स्थल से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर का है। इस वीडियो में दोनों ही वाहन सामान्य स्पीड में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है कि अगर गाड़ियां सामान्य स्पीड से चल रही थीं तो दुर्घटना घटी कैसे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पुलिस सिद्धेश के होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि उससे घटनाक्रम पूछा जा सके। जो भी जगह पर हमने स्पॉट करी गाड़ी, वहां पर नॉर्मल स्पीड में गाड़ी को देखा गया। तो अगर ये कहीं से जो भ्रांति चल रही है कि कहीं बहुत हैवीली ड्रिंक करके या ऐसी कोई गाड़ी चला रहे थे, रैश ड्राइविंग चल रही थी शहर के अंदर, तो अगर ऐसा होता तो सीसीटीवी कवरेज में भी आता और नेचुरल सी बात है उसकी शिकायत 112 पर भी लोग कर देते हैं। कभी ऐसी चीज देखते हैं तो उसको भी हमने वेरीफाई किया डेटा से कि ऐसी कोई बात शहर में उस दौरान किसी ने शिकायत करी उस गाड़ी को लेकर, या पुलिसकर्मियों ने स्पॉट किया हो, या कहीं सीसीटीवी कवरेज में इस तरह का उसका रैश ड्राइविंग करते आया हो। किन परिस्थितियों में गाड़ी जो एक्सीडेंट स्पॉट है उससे करीब 500-700 मीटर पहले तक नॉर्मल स्पीड में थी, इसके बाद कैसे वो किन परिस्थितियों में उसकी स्पीड तेज हुई इतनी कि जिससे एक्सीडेंट हुआ, ये अभी चूंकि मुझे लगता है कि जो घायल बच्चा है उसके होश में आने के बाद शायद इन परिस्थितियों पर भी पता चल पाए कि क्या कारण रहा होगा। देहरादून की यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग वीडियोज और तस्वीरें पोस्ट करके लिख रहे हैं कि उनसे वीडियो देखे नहीं जा रहे, लेकिन ये घटना कितनी बड़ी है। ऐसी घटनाएं एक समाज के तौर पर हमारी क्या तस्वीर उकेरती हैं, इसका पता चलता है आंकड़ों से। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के हवालों से सड़क हादसों का एक ट्रेंड हम देख लेते हैं। साल 2018 में 4,46,000 लोग घायल हुए सड़क दुर्घटनाओं में, 1,52,000 की मौत हुई। साल 2019 में 4,39,000 लोग घायल हुए, 1,54,000 की सड़क हादसों में मौत हुई। साल 2020 में 3,35,000 लोग घायल हुए, 1,33,000 की मौत हुई। साल 2021 में 3,71,000 लोग घायल हुए, 1,55,000 की मौत हुई। साल 2022 में 4,23,000 लोग घायल हुए, 1,71,000 की मौत हुई। साल 2023 में 4,63,000 लोग घायल हुए, 1,73,000 की मौत हुई। इन आंकड़ों को हालिया घटना से जोड़ करके देखें तो एक और सवाल जुड़ता है। घटना से पहले इन नौजवानों के जश्न मनाते हुए वीडियो सामने आए। इन वीडियो को देख करके ऐसा भी लग रहा था जैसे युवाओं का समूह अल्कोहल का सेवन कर रहा हो। संभावित तौर पर हम इसकी पुष्टि अभी नहीं कर सकते और ना ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्या घटना के समय ड्राइविंग कर रहे शख्स ने भी ऐसे किसी पदार्थ का सेवन किया था या नहीं। लेकिन फिर भी इस घटना के बाद इस पर बात हो रही है ड्रंक एंड ड्राइविंग की, और जो हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। कितनी बड़ी समस्या है इसका अंदाज़ा IIT दिल्ली की एक रिसर्च रिपोर्ट से मिलता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अधिकांश रोड एक्सीडेंट में मौतें शाम 6 से 9 के बीच ही होती हैं। इस दौरान 2 प्रमुख कारण होते हैं, एक विजिबिलिटी में कमी और दूसरा शराब पी करके गाड़ी चलाना यानी ड्रंक एंड ड्राइविंग। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में सड़क हादसों में हुई मौतों का 30 से 40% मौतों की वजह ड्रंक एंड ड्राइविंग है। हमने विशेषज्ञों से समझा कि अल्कोहल से हुई मौतों का परिमाण कितना बड़ा है।
सुबह के दौरान, दिन के दौरान आपकी विजिबिलिटी लगभग 10 से 15 किलोमीटर की रेंज की रहती है और रात होते ही वो 100 और 50 मीटर तक पहुंच जाती है। वो भी लाइट कैसी है उस हिसाब से होती है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है रात में एक्सीडेंट्स होने का कि आपकी विजिबिलिटी बहुत पुअर होती है। उसके बाद व्यक्ति क्या होता है, कॉन्फिडेंस में रहता है कि मैंने दिन में गाड़ी चला ली तो रात में भी मेरे लिए वैसा ही माहौल है। और फिर वो शायद कई बार शराब भी पी लेता है, कई बार थका होता है तब भी चलाता रहता है कि आई विल मैनेज। बट कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि व्हीकल एक मशीन है जिसका इस्तेमाल आप तभी करें जब आप पूरी तरीके से बोध में हैं, आप पूरी तरीके से होश में हैं, आपके सारे बॉडी के रिफ्लेक्सेस काम कर रहे हैं। क्योंकि गाड़ी चलाने का मतलब आपकी आंख, आपके रिफ्लेक्सेस, आपके हाथ, आपके पैर, इवन आपका जो पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए। कहीं भी आपने गलती की तो वो आपकी ड्राइविंग अलाइनमेंट को बिगाड़ती है और आप एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। और जहां तक ये बात है 30 से 40% एक्सीडेंट ड्रिंक एंड ड्राइविंग से होते हैं। तो एग्जैक्टली ड्रिंक एंड ड्राइविंग जो होती है वो शाम के बाद ही होती है। आदमी जो शराब पी के गाड़ी चलाता है वो रात के समय ही चलाता है, सुबह कोई भी गाड़ी शराब पी के नहीं चलाता। और इसमें 2 नेगेटिव पार्ट होते हैं, एक तो बंदा अपना होश खोता है, दूसरा उसकी विजिबिलिटी कमजोर होती है, और तीसरा पार्ट ये होता है कि रिफ्लेक्सेस एकदम ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू 0 हो जाते हैं। पॉइंट यहां पर यह है कि आपका अपना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपको रोड एक्सीडेंट से बचा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको यह भी सोचना है कि मेरी वजह से किसी और का नुकसान ना हो। जिस दिन हमारे देश में जो भी गाड़ी ड्राइवर है ये सोचने लग जाएगा कि मेरी गलती से किसी और का नुकसान ना हो, मैं सच बता रहा हूं, उस दिन देश में एक नया रेवोल्यूशन आएगा। आप केवल अपने जीवन को नहीं, दूसरे के जीवन को भी महत्वपूर्ण समझिए जो सड़क पर चल रहा है, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का भाई है। सो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका सिंपल इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसी के जीवन को कितनी बड़ी हानि दे सकता है। और हमारे देश में 1.5 लाख लोग जो सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं उसमें लगभग 30-35% ड्रंक एंड ड्राइविंग या थकान की वजह से मरते हैं। तो प्लीज अपने आप को अलर्ट रखें, रिस्पॉन्सिबल बने, ये ज्यादा जरूरी है। इसके साथ हमने मनोवैज्ञानिकों से भी बात की। सवाल था कि अल्कोहल मानव मस्तिष्क पर कैसा असर डालता है और इसके इफेक्ट में ड्राइविंग करने पर क्या होता है, क्यों कुछ लोग इसमें थ्रिल महसूस करते हैं जो अंततः जानलेवा भी हो सकता है। अल्कोहल मानव मस्तिष्क को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है, क्योंकि मानव का मस्तिष्क ही है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रंटल लोब, जिसमें कॉग्निशन मतलब सोचने, समझने और रिएक्ट करने की पावर, अल्कोहल सबसे पहले आपके फ्रंटल लोब को अफेक्ट करता है। और जब ये अफेक्ट होता है तो आप किसी भी तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपका एग्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेरिबेलम यानी कि चलना, वॉकिंग, बैलेंसिंग, ये सारा का सारा आपका अफेक्ट हो जाता है। मेमोरी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके अलावा अल्कोहल की वजह से स्ट्रोक और इस तरह के बहुत सारे संभावनाएं होती हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो अल्कोहल की वजह से एजिंग बहुत जल्दी होती है, फॉरगेटफुलनेस बहुत जल्दी होती है, आपके सोचने समझने की क्षमता खराब होती है, तो आपके बिजनेस पे, आपके प्रोफेशन पे, आपके स्टडीज पर, आपकी लाइफस्टाइल पे बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। एग्रेशन को बढ़ाता है, पर्सनालिटी को डिटेरियोरेट करता है, एंटी सोशल बिहेवियर को लेकर के आता है। इसकी वजह से व्यक्ति का अपने पर कंट्रोल खो जाता है, तो व्यक्ति होमिसाइडल या जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल टेंडेंसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अल्कोहल पीकर ड्राइविंग क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सबसे पहले ये आपके कॉग्निशन को अफेक्ट कर रहा है, ये आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से आप ये डिसीजन नहीं ले पाते हो कि आपको जो सामने वाली गाड़ी है उससे कब क्रॉसिंग करना है, डिस्टेंस कितना है। बहुत बार मोड़ पर हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे जो सिंबल्स होते हैं उनको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ये आपके अफेक्ट को नम करता है, ये आपका एग्रेशन बढ़ाता है, तो आप और ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। आपका जो वाइज डिसीजंस होता है उनको ये हैम्पर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सेंसेस को अफेक्ट करता है, ये आपकी आइज को अफेक्ट करता है, ब्लरिंग लेकर के आता है। तो बहुत बार जब जहाँ पर हल्का कोहरा होता है, बरसात होती है, वहाँ पर अल्कोहल लेने के बाद और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पीड पर आपका ध्यान नहीं रहता है, तो इस सब वजह की वजह से एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात समस्या के संभावित समाधान की। सरकारों ने तो कई मौक़ों पर लोगों से अपील की है कि वो शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। अगर सरकारों की बनाई सड़कें अच्छी रहीं तो उन सड़कों पर स्पीड लिमिट का निशान भी दिख ही जाता है। व्यवस्था और अच्छी रही तो स्पीड लिमिट तोड़ने पर चालान करने का प्रावधान भी होता ही है, कभी स्पीड कैमरा की मदद से, कभी ट्रैफिक पुलिस वालों की मदद से। लेकिन आंकड़ों में आपने देख ही लिया होगा कि ना हादसों में कमी आई है और ना ही मौतों में।
तो इस नियंत्रण के मोर्चे पर हम कहां फेल हो रहे हैं और इसे दुरुस्त कैसे किया जाए? सरकारों के लिए सबसे पहला काम ये है कि स्कूलों के अंदर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पढ़ाएं कि मशीन एक हथियार है, इसको ठीक से इस्तेमाल करना है आपको जीवन भर। बिकॉज हर व्यक्ति जो भी सड़क पर निकलेगा उसको गाड़ी चलानी है कभी ना कभी, तो उसको ये समझना जरूरी है कि वो हथियारों कैसे इस्तेमाल कर रहा है। मेरा ये मानना है, राइट। सरकार को स्ट्रिक्टर होना है, सरकार को एजुकेशन सिस्टम लेकर के आना है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बन के समाज के लिए निकलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी गलती किसी के सपने परमानेंट ना खत्म कर दे, और आपके भी। नंबर 2, परिवारों को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। परिवारों को बताना है कि आपकी गलती किसी के लिए घातक है और आप भी हमारे लिए सपना हो, तो आपको हम सड़क दुर्घटनाओं में खोना नहीं चाहते, तो आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर घर से भी लेना बहुत जरूरी है। सरकार को तीसरा काम ये करना चाहिए कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मतलब ये 185 धारा की बात नहीं है कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग में 6 महीने की कैद या 10,000 रुपये जुर्माना। इसमें आपका परमानेंट लाइसेंस को खत्म करना, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ज्यादा अल्कोहल जोन में हैं ड्राइविंग के दौरान, तो आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए, 307 धारा आप पर लगनी चाहिए। जब तक सरकार इस पर एक्ट नहीं करेगी तब तक ये कैजुअली लोग लेंगे। आप नोएडा जाइए, कनॉट प्लेस जाइए, साउथ बॉम्बे जाइए, आप देखिए ना, बेंगलोर जाइए, रात में क्लब्स भरे होते हैं और लोग शराब पी के बाहर निकल रहे हैं वहां से। तो यहां पर आप स्ट्रिक्ट, आपको पता है कहां पे हो रहा है, उसके बाद भी आप वहां पर नहीं आप एक्शन ले पा रहे हैं, तो सरकार की कमियां बहुत सारी जगहों के ऊपर है। तो पब्स क्लब्स के बाहर रात के समय स्कूल कॉलेज के अंदर आपको पढ़ाई करानी है कि व्हाट इज सीरियस एजुकेशन रोड सेफ्टी को लेकर के। अब कुछ ऐसे देशों के मॉडल की चर्चा करते हैं। किस देश का मॉडल ऐसा है जो हमारे देश में अपनाया जा सकता है या किसी मॉडल के लिए नजीर बन सकता है? हमने विशेषज्ञों से पूछा। देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइविंग की समस्या पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व भर में है, लेकिन जो देश सबसे अच्छा इस पे काम कर रहे हैं वो है रशिया, वो है स्वीडन, वो है पोलैंड, वो है कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो यहाँ पर क्या है कि इतने स्ट्रिक्ट रूल हैं कि आपकी एक तो आपको परमानेंट, कुछ देशों में तो ऐसा है, जैसे रूस में तो ऐसा है कि आपके लिए जीवन भर लाइसेंस बंद हो जाएगा, 3 साल के लिए आपके लिए जेल है, और उस जेल के दौरान केवल आपको ट्रैफिक सेफ्टी की पढ़ाई करनी है। मतलब ये बता रहा हूं आपको कि आपके लिए अगर आप जेल से बाहर भी आ जाते हैं ना, तब भी आप गाड़ी चलाने के राइट नहीं रखते, क्योंकि आपका जो लाइसेंस है वो परमानेंट डिसेबल कर दिया गया है। सो ये रशिया का पार्ट है। मैं कुछ दिन पहले रशिया में था, मॉस्को में था, तो मैं क्लब से निकला और क्लब का मैं पार्ट बता रहा हूं आपको। उस क्लब में बाहर कैब्स खड़ी हुई थी और ड्राइवर्स खड़े हुए थे। अगर आप ओवर ड्रंक हैं तो ड्राइवर आपको सपोर्ट में इमीडिएटली, बिकॉज वो क्लब का रूल था कि अगर आप ओवर ड्रंक हैं तो वो जो क्लब का जो मैनेजमेंट है वो आपको गाड़ी चलाने नहीं देगा, आपको ड्राइवर सप्लाई करेगा, ड्राइवर प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीजें हमारे देश में क्यों नहीं आ सकती? इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ये पोल्यूशन से बहुत दिक्कत हो रही है, और 2 दिन से तो कोहरा पड़ गया है ना, और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। खांसी होता है, बुखार लगता है, बहुत तबीयत खराब रहता है। बिना मास्क के निकलना तो बहुत मुश्किल है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और गले में स्क्रैच होती है, सर्दी नज़ला जुकाम लगता है। ये दिल्ली आइए। 15 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में पिछले 24 घंटों में प्रदूषण सीवियर कैटेगरी यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। सुबह 7 बजे AQI 409 पर था। लगभग 48 घंटों से लगातार AQI गंभीर और गंभीर प्लस कैटेगरी में है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की गुणवत्ता का सूचकांक। इसको सबसे पहले अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी US EPA ने बनाया था, जिसका इस्तेमाल अब दुनिया के बहुत सारे देश करते हैं। ये AQI हवा में मौजूद प्रदूषण की वजह से बदलता है। जितना ज़्यादा AQI उतना ज़्यादा प्रदूषण। इसी AQI के बढ़ने घटने पर तमाम सरकारें प्रदूषण की पॉलिसीज बनाती हैं उसको रोकने की। इसकी रेंज शुरू होती है 0 से और तमाम रेंज में हवा को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। AQI 0 से 100 तक संतोषजनक माना जाता है, लेकिन 200 के ऊपर हवा को पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। 400 के ऊपर का मतलब है सीवियर यानी गंभीर। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली में ग्रैप या ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 3 को लागू करने का आदेश दिया है। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के प्लान को 4 श्रेणियों में 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। इसे ही ग्रैप कहते हैं। पहले आदेश पर बात करते हैं, फिर ग्रैप क्या है वो भी समझेंगे। आदेश 15 नवंबर की सुबह 8 बजे से लागू हो गया। इसमें क्या क्या है वो भी जान लेते हैं।
प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, क्लासेस ऑनलाइन मोड में चलाई जाएंगी। एयर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने NCR यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाली बसों के दिल्ली आने पर रोक लगा दी है। CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ BS4 डीजल बसों को इससे छूट दी गई है। दिल्ली NCR में निर्माण, खनन और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन नहीं चलेंगे। मशीन से सड़कों की सफाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और हैवी ट्रैफिक वाले रूट पर पीक आवर से पहले पानी का छिड़काव करने जैसे उपाय किए जाएंगे। अब बात ग्रैब की करते हैं। जब AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है तो ग्रैब 3 लागू किया जाता है। ग्रैब 1 में क्या होता है? जब AQI 201 से 300 के बीच में हो और हवा पुअर स्थिति में हो, इस फेज में होटल और रेस्टोरेंट में तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। दिल्ली के आसपास के 300 किलोमीटर के इलाके में किसी भी प्लांट या फैक्ट्री से प्रदूषण हो रहा हो तो उस पर कार्रवाई की जाती है। ग्रैब 2 में क्या होता है? जब AQI 301 से 400 के बीच हो यानी वेरी पुअर स्थिति में हो, इस फेज में फेज 1 की चीज़ों को लागू करने के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पार्किंग की फीस बढ़ा दी जाती है। साथ ही CNG बसों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो की संख्या बढ़ा दी जाती है। इन कदमों से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य होते हैं या हो सकते हैं। ग्रैब 3 में क्या होता है? जब AQI 401 से 450 के बीच यानी गंभीर स्थिति में हो तो फेज 1 और फेज 2 के कदमों के साथ साथ दिल्ली NCR में BS4 डीजल गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ज़रूरी सरकारी कामों को छोड़ करके बाकी कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन की गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। एसेंशियल सर्विस को छोड़ दें तो माल उठाने वाली हल्की गाड़ियों को दिल्ली NCR के बाहर रोक दिया जाता है, जिनका रजिस्ट्रेशन NCR के बाहर का है। इसके बाद आता है ग्रैब 4। जब AQI 450 के ऊपर हो जाए तब फेज 1, 2 और 3 के सारे एक्शन तो लिए ही जाते हैं। इनके अलावा सारे कंस्ट्रक्शन के काम रोक दिए जाते हैं। जिलाधिकारियों और सरकारों को ये अधिकार मिल जाते हैं कि वो स्कूलों की छुट्टियां घोषित करें। दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने के लिए भी कंपनियों से बात करें। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पार होने के बाद 14 अक्टूबर को दिल्ली NCR में ग्रैब 1 लागू कर दिया गया था और अब ग्रैब 3 सीधे लागू हो गया है। 15 नवंबर की सुबह 8 बजे से दिल्ली मेट्रो में भी ग्रैब 3 का प्रभाव दिख रहा है। इसके तहत अब 20 एक्स्ट्रा ट्रिप्स शुरू हो चुकी हैं। ग्रैब 2 के चलते 40 एक्स्ट्रा ट्रिप्स पहले से ही चल रही थी। मतलब ग्रैब 3 लागू रहने तक दिल्ली मेट्रो में रोजाना 60 एक्स्ट्रा ट्रिप्स दी जाएंगी। दिल्ली में प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मुख्य तौर पर इस समय जो प्रदूषण का स्तर है उसमें गाड़ियों का पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। इसलिए दिल्ली के अंदर जो भी BS3 पेट्रोल और BS4 जो डीजल की गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं, उन पर जो है रोक लगा दी गई है। उसी तरह से दिल्ली के अंदर जो मीडियम साइज की जो गाड़ियां हैं उनको अब जो अंदर से हैं या बाहर रजिस्टर्ड हैं उनको भी यहाँ पे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। उसके जो है साथ साथ जो बाहर से जो BS3 और BS4 डीजल की जो बसें आती हैं उन पर जो है पूरी तरह से जो है वो रोक लगा दिया गया है। केवल जो CNG, इलेक्ट्रिक या BS6 की बसें हैं उनको जो है वो दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 84 टीमें बनाई गई हैं। वहीं मानकों का पालन करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी रूल्स तोड़ने वाले लोगों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। सीनियर अफसरों के आदेश के अनुसार हम पोल्यूशन चेक कर रहे हैं और जिसका पोल्यूशन नहीं है उसका चालान कर रहे हैं। PUC सर्टिफिकेट देख रहे हैं तभी हम कर रहे हैं और हमारे सिस्टम में मशीन में बता देती है कि इसका PUC है या नहीं है, वही कर रहे हैं। जितना सीनियर अफसरों का आदेश है वही काम कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण झेल रहे लोगों ने भी अपनी राय मीडिया में रखी है। दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है और मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मॉर्निंग में तो निकलना ही मुश्किल हो गया है। पहले मैं जनरली बहुत जल्दी निकलता था, लेकिन अब मैंने लेट निकलना चालू किया है। सूरज भी नहीं निकल रहा है, देखिए इतना फॉग हो गया, बिना मास्क के निकलना तो बहुत मुश्किल है। पोल्यूशन से बहुत परेशानी है। ये चलाने से, रिक्शा चलाने से आंखों में दर्द होता है, पानी चलता है। ये पोल्यूशन से बहुत दिक्कत हो रही है और 2 दिन से तो कोहरा पड़ गया है ना, और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। खांसी होता है, बुखार लगता है, बहुत तबीयत खराब रहता है। मजबूरी में चला रहे हैं रिक्शा। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और गले में स्क्रैच होती है, सर्दी नज़ला जुकाम लगता है। ये दिल्ली के प्रदूषण पर एनवायरनमेंट एक्सपर्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स के वर्जन्स भी आए हैं। सुनिए उन्होंने क्या बताया।
उम्मीद लगा रहे हैं, CAQM अभी उम्मीद लगा रहा है कि शायद स्थिति ठीक हो जाए, लेकिन अगर हम पैटर्न्स को देखें, पिछले 15-17 दिनों के पैटर्न्स को देखें तो सिचुएशन सिर्फ बद से बदतर हो रही है। अभी जो है जो विंड का डायरेक्शन जो चेंज हुआ है, जिसके कारण और ज्यादा फार्म फायर्स के जो स्मोक हैं वो दिल्ली के अंदर आ रहे हैं और दिल्ली के जो अपने पोल्यूटेंट्स हैं वो भी जो है वो ट्रैप्ड हो रहा है। तो एक ज्योग्राफिकल मीटियोलॉजिकल डिसएडवांटेज तो दिल्ली के पास है ही, साथ एक गवर्नेंस का भी डिसएडवांटेज है कि हम साल भर जो है इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान थोड़ी बहुत चर्चा होती है, लेकिन ठोस कदम जो है, एक निर्णायक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो प्रदूषण का होना चाहिए, ना वो केंद्र सरकार, ना दिल्ली सरकार और या फिर आसपास के राज्य सरकारें जो है वो एक समन्वित रूप से, कोलैबोरेटिव रूप से कोई कदम नहीं उठा पा रहे। लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान भी अछूता नहीं है प्रदूषण से। लाहौर की हालत खराब है। यहाँ का AQI 1900 के पार हो गया है और पिछले 24 घंटों में लगभग 15,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबरें हैं, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आशंका है कि मरीजों का आंकड़ा 15,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। प्रदूषण देखते हुए वहाँ की सरकार ने 3 महीनों तक शादियों पर भी रोक लगा दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी चुनावी राज्यों से। पहले बात झारखंड की करते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों ही मौजूद थे। पहले चुनावी सभा को संबोधित किया राहुल गांधी ने गोड्डा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हम नरेंद्र मोदी से डरते नहीं है। 56 इंच की छाती, मन की बात, इन चीजों से हम डरते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की कठपुतली है। जो अरबपति कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अरबपति आपकी जमीन चाहते हैं, अरबपति आपका जल चाहते हैं, आपका जंगल चाहते हैं। नरेंद्र मोदी आपको मन की बात सुनाएंगे, फिर अंबानी जी की शादी में चले जाएंगे। चुनावी सभा के बाद राहुल गांधी वापस लौटने लगे। उन्हें अगली सभा के लिए गोड्डा से बोकारो के बेरमो जाना था, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली। कांग्रेस ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर जानबूझकर रोका गया ताकि राहुल गांधी का चुनावी कार्यक्रम प्रभावित किया जा सके। देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता को 1 घंटे से चॉपर में बिठा के रखा गया है और उन्हें यहाँ से टेक ऑफ का परमिशन नहीं दे रहे। क्या इस देश में प्रचार प्रसार करने का अधिकार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है कि या फिर विपक्ष के लोग भी प्रचार? इन्होंने हम लोग के खाते फ्रीज किए, कई तरह से लोकसभा में भी परेशान किया ताकि हम लोग एक बराबरी पर चुनाव न लड़ सके। करीब 1.5 घंटे इंतजार के बाद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति मिली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई से सभा कर देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। देवघर से दिल्ली लौटते वक्त जब वो अपने विमान में सवार हुए तो विमान में तकनीकी खराबी आ गई। सुरक्षा और तकनीकी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान को उड़ान भरने से पहले ही एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी झारखंड पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब इनको इस बात की चिंता नहीं थी कि हर 2 महीने पर कभी कहीं किसी राज्य का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं पर कोई नगर परिषद का हो रहा है, नगर पंचायत का हो रहा है, ग्राम सभा का हो रहा है, कभी विधानसभा हो रही है, कभी लोकसभा चुनाव हो रहा है। लाखों करोड़ रुपया आपका खर्च होता, आपकी गाड़ी कमाई रहती है, आपको पता नहीं। इन लोगों ने कभी इसकी चिंता की। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की। उन्होंने कहा भाई अब साल भर चुनाव होता रहे और हम पब्लिक का पैसा खर्च करते रहे चुनाव पर, अब ये नहीं चलेगा। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने PCS प्री परीक्षा की नई डेट घोषित की है। PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा अब 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा अब एक ही दिन होगी। छात्रों के लगातार प्रदर्शन के बाद आयोग ने 14 नवंबर को PCS परीक्षा एक दिन में कराने की मांग मान ली थी। पहले ये परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन छात्रों के आंदोलन के बाद आयोग ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। इसके बाद एक ही दिन में परीक्षा कराने पर सहमति बनी थी। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा का पहला पेपर सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगा, जबकि दोपहर
2:30 बजे से 4:30 बजे तक दूसरा पेपर देना होगा। पहली शिफ्ट में सामान्य अध्ययन और दूसरी में CSAT का पेपर होगा। बता दें कि RO परीक्षा 2 दिन में कराए जाने का मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है, लेकिन एक 4 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है आयोग के सदस्य कल्पराज सिंह की अध्यक्षता में। अभी भी तमाम छात्र प्रयागराज स्थित लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और चलते चलते एक सूचना कि लल्लन टॉप के शो जमघट में इस बार के मेहमान हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। इस इंटरव्यू में सौरभ द्विवेदी के साथ बातचीत में उन्होंने प्रफुल्ल पटेल से नाराजगी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने पर और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ GST मीटिंग में क्या हुआ था, इस पर खुल करके बातचीत की है। इस इंटरव्यू का पूरा लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए, लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।